लाइव हो गए हम लोग, फटाफट जुट जाइए लाइव क्लासेस में। चलिए आ जाइए फटाफट लाइव। चलिए चलिए लाइव हो चुके हैं, फटाफट आ जाइए। लाइव में जुट जाएंगे सब कोई जल्दी जल्दी। चलिए सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत करेंगे इस मोटिवेशनल क्यूट के साथ, है ना। मोटिवेशनल क्यूट में कहा गया आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन द गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इन ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। ठीक है, थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा कहा गया है ना। इसके इनके बारे में एक कहानी है, मैंने जो फिजिक्स डिपार्टमेंट गया था तो उनके बारे में कहानी लिखी हुई थी, स्टोरी टाइप कि इन्होंने मतलब ये मतलब 99 बार फेल हुए थे एक बल्ब बनाने के लिए, एंड 100 टाइम्स मतलब जब 100वां बार ट्राई था इनका तो वो बल्ब बन के तैयार हो गए। तो इन्होंने कहा कि किसी ने मुझसे पूछा कि आप 99 टाइम फेल हो गए हैं और आपको 100 जब 100वां प्रयास था, 100वां प्रयास था तब आपको सक्सेस मिली। तो इन्होंने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि देख भाई, हम 99 बार फेल नहीं हुए हैं, हमने 99 ऐसा तरीका बताया जिससे बल्ब कभी नहीं बना सकता। तो वो मेरा एफर्ट्स दुनिया को ये सीख देगा कि भाई 99 टाइम्स वो जो 99 तरीका है ना वो उससे बल्ब कभी नहीं बनाया सकता है, जो मेरा 100वां प्रयास था उसी से बल्ब बन सकती है। तो हम 99 टाइम फेल नहीं हुए हैं, हम 99 टाइम्स ऐसे विधियों को बताया जिससे बल्ब कभी नहीं बनाया जा सकता है। सेम टू सेम बात है उन्होंने इस लाइन में कही। कल लर्निंग के बारे में था, आज थॉमस एडिसन के बारे में। ठीक है, ये मेरे स्टेटस पे भी लगा होगा। भाई आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस, हमारी सबसे जो बड़ी वीकनेस है, गिविंग अप। गिविंग अप मतलब छोड़ देना, अरे नहीं हो रहा है चलो छोड़ दो, प्रयास किया नहीं हो रहा है छोड़ दो, ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, इसको दूर करनी है। द मोस्ट सर्टेन वे, सबसे अगर सुनिश्चित तरीका है, सक्सीड इन, सक्सेस करने का सबसे जो मोस्ट अच्छा तरीका है, इज ऑलवेज, हमेशा से, टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। ठीक है, सबसे जो सर्टेन तरीका है सक्सीड का लाइफ में वो है कि एक बार और ट्राई हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बार हमें और ट्राई करना चाहिए। तो ये जो गिविंग अप वाली हमारी वीकनेस है, क्या है? गिविंग अप वाली हमारी वीकनेस है, उसको क्या करनी है? दूर करनी है। गिविंग अप वाली हमारी वीकनेस को क्या करनी है? दूर करनी है। और हमेशा दिमाग में ये रखना है कि एक और टाइम अगर हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगा। हमें सक्सेस क्या मिलेगा? जरूर मिलेगा अगर हम एक बार और प्रयास किए तो। ठीक है, चलिए इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, है ना। कल हमने बात की थी थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में, आज बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। आपके जो यूनिट है दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, उसमें चैप्टर नंबर 6 बना के दिया गया है, जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म। मार्केट की भी अलग अलग फॉर्म्स होता है, अभी तक हमने सिर्फ मार्केट के बारे में पढ़ा है, आज हम जानेंगे मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में।
उस अलग अलग मार्केट फॉर्म्स के अंदर कैसे हम प्राइस को डिटर्मिनेट करते हैं, कैसे प्राइस को डिटर्मिनेशन करते हैं, इसके बारे में आज हम क्लास के बारे में आज की क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के भी बारे में बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो ये थोड़ा सा चैप्टर जो है लंबा होने वाला है, लगभग थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा है, तो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे। एंड कल हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का समाप्ति का डे है, जिस दिन हम टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे और कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर जो नए नए टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो कल बुधवार है और कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फटाफट अपने जो क्लासेस के कंटेंट है उस पर आते हैं। ठीक है, इसको क्यूट को जरूर याद रखनी है। और हमने हमेशा से कहा है कि भाई अब जो क्लासेस करेंगे तो सबसे पहले आप कॉपी निकाल कर रखेंगे एंड आज के डेट में क्या सीखा, क्या हमने जाना, और एक जो मोटिवेशन क्यूट्स है उसको जरूर लिखिएगा, ताकि ये डे बाय डे हमारे एक रूटीन एक्शन में आ जाएंगी और जो हमें मोटिवेट भी करेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, और जो कंटेंट हम बता रहे हैं उसको जो अपनी भाषा में आप लिख रहे हैं उससे आपको रिवीजन में भी क्या होगा, हेल्प आउट करेगा वो एग्जाम टाइम। ठीक है, चलिए कल हमने बात की थी इसके बारे में पेपर 1 में अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, उसको भी जरूर करिएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अलग अलग मार्केट के जो फॉर्म्स हैं, अलग अलग मार्केट के जो फॉर्म्स हैं, उस मार्केट फॉर्म्स के अंदर प्राइस को डिटर्मिनेशन करना, प्राइस को डिटरमाइन करना कि क्या प्राइस रखा जाए ताकि हम एक मतलब उचित रेवेन्यू कमा सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हम क्या कर सके, अरेंज कर सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हम घेर सके। ये तमाम चीजें बिल्कुल क्या होती है, बिजनेस के माइंड में सेटअप रहती है ना। ये तमाम चीजें बिजनेस के माइंड में सेटअप रहती हैं कि हमें वो प्राइसिंग क्या करनी है, स्ट्रेटेजी सेट करनी है, ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को भी हम घेर सके एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके वहां से, क्योंकि अल्टीमेटम गोल इज द बिजनेस जस्ट टेकिंग द रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का करना, कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू गेन करना, यही हमारा अल्टीमेटम गोल होता है। ठीक है, सबसे पहले बात शुरू करेंगे यहां से मार्केट स्ट्रक्चर से बात शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर से बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मार्केट के बारे में जानेंगे। ठीक है, मार्केट क्या होता है और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो पॉइंट आपको बना के दिया गया है नोट से, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बना के दिया हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर बोले तो बोला अ मार्केट इज द एरिया, मार्केट एक ऐसा एरिया है वेयर बायर्स, जहां खरीदने वाले, एंड सेलर्स, बेचने वाले, कॉन्टैक्ट ईच अदर एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वो एरिया है जहां बायर्स और सेलर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपने गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। मतलब मार्केट एक ऐसा एरिया है जहां विक्रेता और क्रेता दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपने क्या होते हैं, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस विद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करता है। मान लीजिए गुड्स एंड सर्विस सेलर क्या करेगा, कस्टमर को देगा, बायर्स को देगा, और बायर उसके बाद में बदले में कंसिडरेशन पे करेगा, मतलब कुछ रुपीज उसमें पे करेगा, एक मॉनेटरी वैल्यू पे करेगा। अगली है व्हेन द कंपटीशन इज हाई, व्हेन द कंपटीशन इज हाई देयर इज अ हाई सप्लाई ऑफ कमोडिटी। व्हेन कंपटीशन इज हाई, जब कंपटीशन हाई होगा देन देयर इज अ हाई सप्लाई ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी क्या होंगी, सप्लाई भी क्या होंगी, हाई होंगी। देन हाई सप्लाई ऑफ कमोडिटी as different companies try to dominate the market, and it also create barriers to entry for the companies that intend to join the market। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है तो वहां पर कमोडिटी की चाहिए, क्या चाहिए, हाई सप्लाई चाहिए, एंड हाई सप्लाई चाहिए तो डिफरेंट कंपनीज जो होती है वो क्या करना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है मार्केट को डोमिनेट करना चाहती है, मतलब मार्केट पर अपनी खुद की एक सेल्फ पकड़ बनाना चाहती है, कोई दूसरा ना रहे, सिर्फ और सिर्फ कौन दिखे, मैं ही दिखूं। इट इज ऑल्सो क्रिएट बैरियर, और ये क्या करता है, इससे बैरियर्स भी उत्पन्न होती है टू एंट्री फॉर द कंपनीज एंड इंटेंडेड टू ज्वाइन दैट मार्केट। अ मोनोपोली मार्केट हैज द बिगेस्ट लेवल ऑफ बैरियर्स टू एंट्री while the perfectly competitive market has 0% level of barriers to entry।
अगर मोनोपोली मार्केट है, एकाधिकार बाजार है, तो वहां पर आपको ज्वाइन होने के लिए, मार्केट के अंदर आने के लिए बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए हैं, मतलब आप आ ही नहीं सकते इस मोनोपोली मार्केट में। लेकिन अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है तो आप बिल्कुल क्या करें, अपना सामान बनाइए और आराम से आकर के बेचिए। मार्केट में कोई तरह की बैरियर बिल्कुल नहीं दिखेंगी। फर्म्स आर मोर इफिशिएंट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट दैट इन मोनोपोली स्ट्रक्चर। भाई अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो फर्म्स क्या करेंगे, इफिशिएंटली काम करेंगे। मान लीजिए किसी रेस में आप अकेले हैं तो आप धीरे धीरे भी दौड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत टफ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ दौड़नी पड़ेगी ताकि हम जीतें। आपको जीतने के लिए बहुत तेजी से क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। लेकिन रेस में केवल और केवल आप ही हैं, एक अकेले ही हैं, तो वहां पर आप अगर धीरे धीरे भी दौड़ते उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्या बात करते सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप धीरे धीरे भी दौड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंडरस्टैंड। तो बोला कि फर्म्स आर मोर इफिशिएंट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट देन इन अ मोनोपोली स्ट्रक्चर। मोनोपोली स्ट्रक्चर की मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर के छोड़ करके अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो फर्म वहां पर क्या करेंगे, इफिशिएंटली वर्क करेंगी। ऐसा कुछ पॉइंट्स यहां पर लेकर के दिया हुआ है। अब अलग अलग जो मार्केट के क्या है, अलग अलग हमारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट। इन सभी मार्केट फॉर्म्स को जानेंगे और उस मार्केट फॉर्म से प्राइस को कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं ये जानेंगे, और लास्ट में प्राइसिंग स्ट्रेटजी को जानेंगे। इन तमाम चीजों के बारे में आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहला दिया हुआ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आप बहुत बार सुने होंगे एजम्पशन में कि देयर आर परफेक्ट कंपटीशन, देयर आर परफेक्ट कंपटीशन, देयर आर परफेक्ट कंपटीशन। भाई व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, तो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन का जवाब ये आपको पूरा का पूरा आज का कंटेंट, आज का क्लास आपको देगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है और प्राइस को यहां पर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी ओल्ड एंड वाज डिस्कस्ड इन अ कैजुअल वे बाय एडम स्मिथ इन हिज वेल्थ ऑफ नेशन। परफेक्ट कंपटीशन एक बहुत ही ओल्ड और डिस्कस्ड टर्म है, बिल्कुल कैजुअल टर्म है, जिसको क्या डिस्कस किसने किया था, एडम स्मिथ जी ने अपने वेल्थ ऑफ नेशन वाले बुक में। उन्होंने जो वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी थी उसमें इस परफेक्ट कंपटीशन वर्ड को उन्होंने पूरा का पूरा डिफाइन किया था। The concept of perfect competition is based on large number of assumptions, but following are the most important. भाई अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पर ढेर सारे assumptions पड़े हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पर ढेर सारे assumptions पड़े हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के लिए कुछ जो assumptions हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको लिख करके बताए गए हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के लिए बहुत सारे एजम्पशंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं वो आपको लिख करके बताया गया है। क्या क्या है चलिए जानते हैं, कौन कौन सा है। पहला पॉइंट है, एवरी फॉर्म इन द मार्केट इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट एक्सर्ट एनी perceptible reference on price, thus the firm is a price taker not price maker। भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वहां पर कोई फॉर्म इतना बड़ा नहीं जो प्राइस मेकर हो। आप प्राइस बना नहीं सकते। यहां जो फर्म काम करती है, जो बिजनेस काम करती है, वो प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर होती है। वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि मान लीजिए मार्केट जैसा है ना उसी हिसाब से उसको प्राइस क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सब पेन बेच रहे हैं 10 रुपए में तो आपको भी 10 रुपए में बेचकर ही लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो यहां जो फर्म काम कर रही है वो क्या है, प्राइस मेकर है ना कि प्राइस टेकर है। ये ऐसा प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस बल्कि प्राइस टेकर लिखा हुआ ना। Thus the firm is a price taker। यहाँ पर जो फर्म काम करती है वो क्या करती है, प्राइस टेकर होती है। क्या होती है, प्राइस टेकर, ना कि प्राइस मेकर। प्राइस मेकर नहीं होती है, प्राइस टेकर होती है। अगली है, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। प्रोडक्ट कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। कैसा होता है प्रोडक्ट, होमोजीनियस होता है। इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अनदर सेलर। This ensure that buyers are indifferent as concerned to the firm from which types of purchase। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, यहाँ जो प्रोडक्ट होती है वो होती है हमारी होमोजीनियस। क्या होती है, होमोजीनियस। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होती है। क्या होती है, होमोजीनियस होती है। डिफरेंस है किसमें, क्या डिफरेंस है, आप मान लीजिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आप
अपने से प्राइस डिसाइड करेंगे? नहीं ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो प्राइस आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं? प्राइस मार्केट डिसाइड करेगा और वही आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए सब्जी मार्केट जाते हैं, वहां पर गोभी कोई बोलता है 10 रुपए, तो आप बोलते हैं ना कि अरे फन्ना में तो 10 5 8 रुपए दे रहा है, कोई बोलता है वो तो 6 रुपए दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे क्या है, सेलर्स है। जब एक ही मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हो एक ही वस्तु के, तो वहां पर प्राइस वो मेक नहीं कर सकता, प्राइस अपने से बना नहीं सकता है, प्राइस टेक कर सकता है, प्राइस ले सकता है। जो प्राइसिंग डिसाइड कर दी है मार्केट ने वही वो लेगा, अपने से प्राइस बना नहीं सकता है। लेकिन केवल आप अकेले हो उस व्यक्ति का। मान लीजिए एक ऐसा चीज है, एक ऐसी वस्तु है आप बेच रहे हैं मार्केट में जो किसी के पास नहीं है, तो आप प्राइस मेकर होंगे, नॉट प्राइस टेकर होंगे, प्राइस मेकर होंगे। आप जो प्राइस बनाएंगे वही, बस वो चीज की नीड होनी चाहिए लोगों में। क्या होनी चाहिए? बस नीड होनी चाहिए। अगर नीड है तो आप जो प्राइस बनाएंगे उसको लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर नीड नहीं है तो फिर आप प्राइस मेकर नहीं करा सकते, फिर आप तो गलत मार्केट में घुस गए हैं। ठीक है, तो बोला कि यहां पर आप प्राइस टेकर होंगे ना कि प्राइस मेकर होंगे। द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस नेचर का होगा। द इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहां पर किसी भी फर्म को एंट्री और एग्जिट का बिल्कुल फ्रीडम रहता है, मतलब कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन। क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। तो अभी तक तीन चीजें पढ़ी कि यहां जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। यहां जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। क्या किस नेचर का होता है? होमोजीनियस नेचर का होता है। तीसरी चीज आपने पढ़ी, यहां जो इंडस्ट्री काम कर रही है, जो फर्म काम कर रहे हैं, उसको बिल्कुल फ्रीडम रहता है। किसका? एंट्री का और एग्जिट का। किसका? एंट्री और एग्जिट दोनों का बिल्कुल क्या रहता है? फ्रीडम रहता है। अगली है, देयर इज अ फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहां जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी बिल्कुल क्या होती है? फ्री मोबिलिटी होती है, मतलब फ्री एंट्री एग्जिट। ऑल रिसोर्सेज आर परफेक्टली मूवेबल। फ्रॉम इंस्टेंस लेबर इज मूवेबल ज्योग्राफिकली एंड अमॉन्ग जॉब्स। द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट हैव परफेक्ट नॉलेज। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस मार्केट में, ये माना जाता है कि उनके पास परफेक्ट नॉलेज है। कंज्यूमर्स नो प्राइस, प्रोड्यूसर्स नो कॉस्ट, वर्कर्स नो वेजेस रेट। सो इन एडिशन एवरीवन हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट। चाहे कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर को किसके बारे में पता है? कंज्यूमर को प्राइस के बारे में पता है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स को कॉस्ट के बारे में पता है, वर्कर्स को वेजेस के बारे में पता है। मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस मार्केट में वो सब के सब परफेक्ट नॉलेज वाले बंदे हैं। उन सबके पास एक परफेक्ट नॉलेज है कि हमें क्या करना है। सॉरी, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट। इस मार्केट में कभी भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगा। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है तो गवर्नमेंट का हाथ से बिल्कुल वहां पर इंटरवीन गवर्नमेंट नहीं करने वाली है। टैरिफ, सब्सिडी एंड सो आर रूल्ड आउट। कोई टैरिफ नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, सबके सब हटा लिए जाते हैं। ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का एजम्पशन। अगले एजम्पशन भी एक और एजम्पशन है। There is absence of transport cost as all firms are closer to the market and all firms are supposed to be equally far away from the market. मतलब यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जैसी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी फर्म्स हैं सब मार्केट के क्लोजर होती हैं एंड ऑल फर्म्स आर सपोज टू बी इक्वली फार अवे फ्रॉम द मार्केट। मतलब जितनी भी फर्म्स हैं वो सब क्या है? क्लोजर होती हैं। और जितने भी फर्म्स काम करे सब क्या है? इक्वली डिस्टेंस पर काम करती रहती हैं। नहीं, अब मान लीजिए कि भाई यहाँ पर अब गोभी हम खरीदने जा रहे हैं, सब्जी मार्केट जा रहे थे, हमको पता है ना कि हमको जाना है कहाँ पर? शास्त्री चौक पर जाना है। अब वहां कहेगा कि भाई यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको दीजिए, 10 रुपए तो गोभी दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दीजिए आपको। नहीं ना भाई, आप ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐसी बात ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि बोला ऑल फर्म्स आर क्लोजर टू द मार्केट। जितने भी फर्म्स है सब मार्केट के क्लोजर होते हैं, मार्केट एकदम क्लोज होते हैं, वहीं पर खोलेंगे। एंड ऑल फर्म्स आर सपोज टू बी इक्वली फार अवे फ्रॉम द मार्केट। और ये जितने भी फर्म्स हैं वो सब मानती हैं कि हम क्या है, उतने ही मतलब सब एक इक्वल डिस्टेंस पर क्या है, दूर है मार्केट से। मतलब एक आसपास ही बैठी रहती है, आसपास ही वो बैठे रहते हैं। जैसे मान लीजिए शास्त्री चौक पर है तो हमको जहां पर सब्जी जाना है, खरीदना है, तो वही तो नहीं बोलेगा ना कि हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है, इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगा है, इसीलिए वो आपको सामान सस्ता दे रहा है। भैया जितना क्लोज तुम हो इस मार्केट से उतनी क्लोज वो भी है, वो सब्जी वाला भी उतना ही क्लोज है। तो कोई सब्जी वाला आपको ये नहीं कह सकता कि सर हम 8 रुपए देंगे, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है, और कोई 10 रुपए दे रहा है तो वो बोलेगा कि सर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 रुपया है। आप बोलोगे भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाले तो बात ही नहीं है ना, वो भी तो यहीं पर बेच रहा है, तुम भी तो यहीं बेच रहे हो, तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों देंगे?
तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसी बात बिल्कुल नहीं होती है। क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है। उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो आने जाने के लिए बिल्कुल क्या रहती है, फ्री रहती है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी फ्री मोबिलिटी होती है, कहीं से भी ला जा सकते हैं। इसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में सबके पास परफेक्ट नॉलेज है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। ये है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एजम्पशन। ये है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एजम्पशन। क्लियर यहां तक? चलिए अगली है प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, फॉर अ मार्केट टू बी प्योरली कॉम्पिटिटिव देयर आर फंडामेंटल कंडीशन मस्ट प्रिवील। अगर हम प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं, प्योर, ठीक है, एक प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पर तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, तीन फंडामेंटल कंडीशंस है। इसको ध्यान में रखिएगा। कितने कंडीशन है? 3 फंडामेंटल कंडीशंस है। ये बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हम बात करें प्योर कॉम्पिटिटिव की, परफेक्ट कंपटीशन की, तो ये 3 फंडामेंटल कंडीशंस के होनी बहुत जरूरी है। जिसमें पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फॉर्म्स। For the market to be perfect competitive, following additional condition must be fulfilled. अगर हम प्योर की बात करते हैं, अगर हम प्योर कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, 3 चीजें होनी चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स। अगर ये 3 कंडीशंस मिल गए, 3 कंडीशंस मिल गए तो प्योर कॉम्पिटिटिव। अगर प्योर कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। प्योर कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे, प्योर कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो ये 3 चीजें होनी जरूरी है। कौन कौन सी? अगर प्योर कॉम्पिटिटिव, ये 3 फंडामेंटल कंडीशंस। पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, फ्री एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ फॉर्म्स। ये 3 चीजें होनी जरूरी हैं। इसके बाद अगर इसमें जैसे हम बात करते हैं किसकी, फॉर द मार्केट टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, तो कुछ एडिशनल कंडीशन जुड़ जाते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में कुछ एडिशनल कंडीशन जुड़ जाते हैं। कौन कौन सा? परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, फ्री परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एब्सोल्युटली नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब अभी जो 6 एजम्पशंस पढ़ा है आपने, उसी को कंडीशंस के रूप में इसने बांट दिया है। अगर वो 3 है तो वो क्या है, प्योर कॉम्पिटिटिव है। अगर ये कुछ एडिशन उसमें जुड़ जाएंगे, इस 3 के अलावा ये जुड़ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर ये 3 है तो प्योर कॉम्पिटिटिव है। ध्यान रखिएगा, ये 3 है तो प्योर कॉम्पिटिटिव है। नोट्स में ऐसा लिख लीजिएगा, ये 3 है तो प्योर कॉम्पिटिटिव है। 3 के साथ ये 4 ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3, इस 3 के साथ ये 4 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट 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 कॉम्पिटिटिव। क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। प्योर कॉम्पिटिटिव एंड परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म्स। अब क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भैया बताइए कि अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, आपने कहा हाँ ठीक, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है और वहां पर किसी फर्म को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चाहिए। फर्म क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो बोला कि अ फर्म सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर इट हैज नो टेंडेंसी आइदर टू इंक्रीज और टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट। ना ही बढ़ाने की जरूरत है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, ना ही इंक्रीज की जरूरत है, ना ही डिक्रीज की जरूरत है। किसमें, आउटपुट में। अगर आउटपुट में ना ही डिक्रीज की जरूरत है, ना ही इंक्रीज की जरूरत है, तो उस स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म। उस स्थिति को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म। अ फॉर्म इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, और जहां पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या करेगा, जनरेट करेगा। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या आपको यहां लगेगा कि भाई आउटपुट बढ़ा देना चाहिए या आउटपुट घटा देना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं सर, अगर हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है आउटपुट बढ़ाने की और घटाने की? हम तो सोचेंगे ना कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो, 2 लाख महीना कमा रहे हो, और आप जान रहे हैं कि भाई इस आउटपुट में हम 1-2 लाख महीना, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है
नहीं, हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं अपने आप को, तो क्या आप ज्यादा काम करेंगे? नो, आप क्या करेंगे, चाहेंगे कि इसी चीज को मेंटेन रख सके, इसी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख को मेंटेन रख सके। 10,000 ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना घटाने की कोशिश करेंगे और ना ही आप बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बोला कि जहां पर व्हेन इट इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करेगा, वहां पर उस फर्म को यह लगता है कि ना ही हमें आउटपुट को इंक्रीज करने की जरूरत है और ना ही हमें आउटपुट को डिक्रीज करने की जरूरत है। जहां पर कोई फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है तो वहां यह लगता है कि ना ही हमें अब आउटपुट को इंक्रीज करने की जरूरत है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, मतलब कम करने की जरूरत है। जैसी स्थिति है वैसी बनी रहनी चाहिए, इसे वो कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अ फर्म वुड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अ फर्म इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो दो चीजों कंडीशन का होना जोड़ना जरूरी है। एमसी बराबर एमआर, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपको मैंने कल बताया हुआ है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से टोटल कॉस्ट में जो फर्क पड़ता है उसे वो क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक उसी तरह से एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पर टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आती है उसे वो कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब अगर बराबर है, इसका मतलब आपका फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन में काम कर रहा है। दूसरी है एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी कर्व जो है वो कट करेगा एमआर को नीचे से कट करेगा ऐसे करके, उसी को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एक फर्म की इक्विलिब्रियम पोजीशन को दिखानी है तो ये दो कंडीशन को फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला कंडीशन एमआर बराबर एमसी या एमसी बराबर एमआर, और एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम बिलो, नीचे से उसको कट करना शुरू करेगा। ठीक है, ये हो गई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या हो गई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइसिंग को कैसे डिसाइड करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइसिंग को कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए कुछ इस प्रकार है। अगला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिटर्मिनेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस के डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला है टीआर एंड टीसी अप्रोच सेलर्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर टीआर माइनस टीसी reaches equilibrium when difference between TR and TC is maximized। बोला कि TR और TC अप्रोच को लगाएंगे, TR और TC अप्रोच को लगाएंगे। सेलर का यहां पर एम होता है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या, TR टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रीचेज इक्विलिब्रियम व्हेन डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमाइज्ड। जब TR और TC मैक्सिमम पोजीशन पे रहेंगी, जहां पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे, वहीं पर इक्विलिब्रियम में आएंगे और वही हम क्या कर देंगे, प्राइस डिसाइड कर देंगे। MR and MC approach, profit is maximized when MR बराबर MC since only one price in the market, P बराबर AR। यहां पर जैसे क्या ना, प्राइस बराबर क्या होना चाहिए, AR। एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या बन जाएगा, प्राइस बन जाएगा। एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या बन जाएगा, प्राइस बन जाएगा। वहां पर जिस पोजीशन पर हम इक्विलिब्रियम में होंगे वो हमारा प्राइस बन जाएगा, वहां पर जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइस बन जाएगा। या अगर हम MR और MC अप्रोच को अपना रहे हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे कब, जब MR और MC बराबर होगा। तो यहां पर ओनली वन प्राइस इन द मार्केट, P बराबर AR। P बराबर कितना हो जाएगा, AR। प्राइस वहां पर क्या हो जाएगा, AR के बराबर हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन with the entry of new firms in the industry, the price of the product will go down as a result of the increase in supply of output, and also the cost will go up as a result of more intensive competition for factor of production। जैसे ही कोई नई इंडस्ट्री का फॉर्म एंट्री होता है तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गो डाउन, वैसे ही क्या करेगा, प्राइस गो डाउन होना शुरू करेगा, धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ आउटपुट। भाई क्योंकि सप्लाई में आउटपुट में क्या हो रहा है, सप्लाई एंड आउटपुट में क्या इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट विल गो अप एज अ रिजल्ट ऑफ मोर इंटेंसिव कंपटीशन। और जैसे ही नई कोई कंपनी आ रही है, तो अभी मान लीजिए सप्लायर के पास कितनी कंपनी थी, दो कंपनी थी, ए और बी, जिसको माल बेचता था, और ए बी उस माल को क्या करने के, उस रॉ मटेरियल खरीद करके उसको प्रोसेस करके फैक्ट्री में बना करके फिर बेचता था मार्केट में। अब एक सी आ गई है, सी नाम की कंपनी आ गई है, सी एक नई इंडस्ट्री जुड़ गई है, वो भी चाहती है कि हम पेन बना करके क्या करें, मार्केट में बेचे।
अब सी भी उसी सप्लायर के पास जाएगा रॉ मटेरियल लाने के लिए। अब जैसे ही रॉ मटेरियल लाने जाएगा तो अब 2 के बदले कितनी आ गई, 3 आ गई है। आउटपुट आप क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए हैं। आउटपुट क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। जैसे ही आउटपुट इंक्रीज करेंगे, आउटपुट बढ़ाना शुरू करेंगे, तो रॉ मटेरियल अपने आप प्राइस क्या होना है उसका भागना शुरू करेगा। साथ ही साथ मार्केट के अंदर क्या हो जाएंगे, मार्केट के अंदर सप्लाई अब बढ़ चुकी है भाई, 2 ही बेचने वाला था, 3 आ गया। तो जैसे ही 3 आ गया, सप्लाई बढ़ गई है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, गो डाउन। प्राइस क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, गो डाउन चला जाएगा। ठीक है। द फर्म्स विल कंटिन्यू entering the industry until the price is equal to the average cost, so that all firms are earning only normal profits. ठीक है, बोला कि फर्म्स विल कंटिन्यू entering the industry, the firms entry अपना इंडस्ट्री में until price is equal to the average cost. जब तक प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाता तब तक फर्म्स क्या करेंगी, इंटर अपना करते रहेंगी। सो दैट, इसीलिए ऑल फर्म्स आर इंटरिंग अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। इसीलिए जितने भी फर्म्स है सब क्या करती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। तो पूछेगा आपसे कि भैया अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो वहां पर कोई फर्म किस तरह की प्रॉफिट को अर्न करती है, तो वहां पर फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करती है। क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही किसी फर्म नई इंडस्ट्री का फर्म मतलब फर्म इंडस्ट्री में नए फर्म का एंट्री होता है, सीधा क्या बनती है, सबसे पहले प्राइस नीचे चली जाती है। क्यों, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई ऑफ आउटपुट बढ़ जाता है भाई, कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाएंगी, कॉस्ट बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम जो होगा महंगा हो जाएगा। जो चीजें रॉ मटेरियल 5 रुपए मिलता था, अभी वो रॉ मटेरियल हमको कितना मिलेगा, 7 रुपए मिलेगा, क्योंकि एक नया प्लेयर्स भी इसमें जुड़ गया है। क्या हो गया है, एक नया प्लेयर्स भी इसमें जुड़ गया है। ठीक है, अगला है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। होता लॉन्ग रन, ये था शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन द फर्म, मतलब a firm is an equilibrium in the short run when it has no tendency to expand or contract its product and wants to earn maximum profit or to incur minimum losses. The short run is a period of time in which the firm can vary its output by changing the variable factors of production. तो यहाँ पर क्या कर सकते, शॉर्ट रन की पीरियड के अंदर फर्म क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है अपने आउटपुट को, आउटपुट में ऊपर नीचे ला सकता है। बस क्या करना होगा, उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि जो वेरिएबल है उसमें चेंज करने पड़ेंगे। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब भी चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, चेंज होगा, वेरी करेगा कौन, आउटपुट। क्या करेगा, आउटपुट वेरी करेगा। ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, तो द शॉर्ट रन, दिस है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर फ्री and full adjustment in the capital equipment as well as in the number of firms has been allowed to take place. A firm is in equilibrium under perfect competition when two conditions should be fulfilled. MR बराबर MC, comes MR below. Average revenue must be equal to average cost. AR बराबर AC. भाई लॉन्ग रन की अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की, तो MC बराबर MR और MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो। दूसरी चीज, एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा, एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। AR बराबर AC के बराबर, AR और AC दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। AR और AC क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। क्लियर, ये थी हमारी परफेक्ट कंपटीशन वाली बात। किसकी वाली बात थी, परफेक्ट कंपटीशन वाली बात थी। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब वहां पर कोई बैरियर्स नहीं लगाया जाएगा, आप जब चाहेंगे तब आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो उसके एजम्पशंस के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद प्योर कंपटीशन की क्या कंडीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होते हैं, फिर प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है और क्या किया जाता है, प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है। इन तमाम चीजों के बारे में हमने अभी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़ा है। क्लियर यहां तक, पहले एक बता दीजिए, परफेक्ट कंपटीशन वाला क्लियर। अगर परफेक्ट कंपटीशन वाला क्लियर हो गया होगा तब हम चलेंगे किस पर, मोनोपोलिस्टिक। किस पर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर, क्योंकि दूसरा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक था परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दूसरी क्या हमारी, मोनोपोलिस्टिक कंडीशन। तो पहले एक बता दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को भी, ओके जी, ठीक है। शिल्पी जी कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई समस्या यहां तक समझने में, श्वेतांजलि, संतोष, शिल्पी, रोशनी, नहीं, बहुत बढ़िया, गुड, समझ गए ना।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके जी। चलिए ऑल क्लियर, ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। किसकी बात करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का तो ये रहा आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात की है, अभी हम बात करने जा रहे हैं किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। बोला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो बोला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर which a large number of independent firms are supplying products that are slightly differentiated from the point of view of buyers। मतलब यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर यहां भी हैं, बट वो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मतलब एक सेलर का दूसरे सेलर से कोई मतलब नहीं, दूसरे सेलर का पहले सेलर से कोई मतलब नहीं। बोले सर ये कैसे हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन मतलब होता है क्या, बिल्कुल ना होता है। अभी हमने क्या किया, सब्जी मार्केट की बात की, तो गोभी सबके पास एक ही जैसा ना होगा कि अलग अलग होगा। ऐसा थोड़ी कहेगा कि ये अमेरिका का गोभी हम लाए हैं, ये जापान का गोभी लाए हैं, ये हम वहां का गोभी लाए हैं, मतलब रसिया का गोभी लाए हैं, ये इंडिया का गोभी, ऐसा थोड़े कहेगा, नहीं ना। तो प्रोडक्ट जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं भाई, तो एक दूसरे के साथ क्या होता है, बिल्कुल डिपेंडेंट है। लेकिन यहां जो लार्ज नंबर ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट फॉर्म्स हैं सप्लाइंग प्रोडक्ट्स दैट आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर्स। बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। जैसे हम बोलेंगे कार इंडस्ट्री के बारे में, ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री के बारे में। अब कार मान लीजिए 7 सीटर आपको कार लेनी है, क्या लेनी है, 7 सीटर कार लेनी है, क्या लेनी है, 7 सीटर कार लेनी है। अब 7 सीटर कार बनाने वाले कोई एक कंपनी तो है नहीं, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स है। हुंडई बना रही है, किया बना रहा है, एमजी बना रहा है, मारुति सुजुकी बना रही है, टाटा बना रही है, इतने सारे कंपनी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जब सबके 7 सीटर कार देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कुछ ना कुछ उसने यूनिकता जरूर किया है। किसी ने डिजिटल क्या दिया गया, जो उसका पूरा बोर्ड होता है जहां पर सारी चीज दिखती है, कितना डिजिटल दे दिया है, कोई हाइब्रिड लगा दिया है, कोई 2 एयरबैग की जगह 3 एयरबैग दे दिया है, 4 एयरबैग दे दिया है। धीरे धीरे इसी तरह से क्या है कि एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, मतलब कुछ अंतर जरूर करना चाहते हैं। जैसे हम बात करेंगे मोबाइल की, देखेंगे पुराना जो मॉडल चल रहा है और अभी का मॉडल चल रहा है, दोनों में क्या होता है, कुछ डिफ्रेंशिएट कराती है ना, क्या होता है, कुछ डिफ्रेंशिएट करता है ना, कुछ डिफ्रेंशिएट करता है। ग्राफ से क्वेश्चंस आपको नहीं पूछते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वहां पर बस उसे कट वाला को जो है ना, एमआर और एमसी कट्स को वहीं पर दिया गया, एमआर और एमसी कट्स को बताया गया है, ठीक है। हाँ, एमआर और एमसी कट्स जो है ना दिया हुआ है ना, देखिए एमसी कर्व है, लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी, वहां को नीचे से कट कर रहा है ना ऐसे करके, सेम टू सेम, ठीक। हाँ, उसके बाद कहां थे हम लोग, सॉरी, मोबाइल। तो मोबाइल में जो बना रहा है तो क्या है, सब का सब एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है। बोला कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर्स, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। भाई हम अगर मान लीजिए कार खरीदने जा रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं हम किया का लेंगे, किया क्यों, क्योंकि किया ने ऑटोमेटिक दिया हुआ है, गियर क्या दिया हुआ, ऑटोमेटिक दिया हुआ है, इसने ऑटोमेटिक गियर नहीं दिया हुआ, उसने 3 एयरबैग दिए, इसने नहीं दिए। हम इस तरह से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर वही प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। अलग यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पहली जो चीज होगी यहां पर, वो सबसे पहले क्या होगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द प्रोडक्ट आर हेट्रोजीनियस। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या था, होमोजीनियस, सब एक जैसा। यहां पर क्या है, बिल्कुल हेट्रोजीनियस रेदर देन होमोजीनियस। हाउएवर प्रोडक्ट्स आर ओनली डिफरेंशिएटेड, द आउटपुट ऑफ वन फॉर्म इज क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द आउटपुट ऑफ अदर फॉर्म। एक फॉर्म्स के आउटपुट दूसरे फॉर्म्स के आउटपुट, अदर फॉर्म्स के आउटपुट के बिल्कुल क्या होता है, सब्स्टिट्यूट रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स। डिफरेंशिएशन ग्रांट ईच फर्म सम मोनोपोली पावर, और उसके अंदर जो डिफरेंशिएशन रहता है प्रोडक्ट के अंदर, कुछ जो यूनिक बातें उसने की है, वही उसको उस मार्केट में मोनोपोली थोड़ा सा फील कराता है। क्या करता है, मोनोपोली फील करवाता है कि भाई हमने ऑटोमेटिक गाड़ी बना के दी है इसी प्राइस रेंज में, किसी के पास ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है।
हमने जीपीएस लगा के दिया है, मतलब बढ़िया नेविगेशन सिस्टम हमारा काम कर रहा है, उसमें नहीं है। हमने डिजिटल बोर्ड दिया है, डिजिटल मीटर दिया है, उसने क्या दिया, मैनुअल दिया हुआ है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है किसी फर्म का, वो उसे मोनोपोली पावर का फील करवाता है। सब मोनोपोली पावर, कुछ हद तक उसे मोनोपोली जैसा क्या होगा, फील आएगा। किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगला है नॉन प्राइस कंपटीशन। अगला क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। अगला क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। भाई बोलेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन की बात अगर करेंगे, बोला सिंस द प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड, द डिफरेंट फॉर्म्स ट्राई टू प्ले अप द डिफरेंस इन देयर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर डिमांड। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, प्राइस के लिए कंपटीशन नहीं होती है, प्राइस के लिए यहां पर कंपटीशन नहीं होती है। बोला कि सिंस द प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट्स क्या है, डिफरेंशिएट है, एक दूसरे से बिल्कुल थोड़ा अंतर है। द डिफरेंट फर्म्स ट्राई टू प्ले अप द डिफरेंस इन देयर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर डिमांड। तो जो डिफरेंशिएटेड है ना प्रोडक्ट के अंदर, उनके उनके प्रोडक्ट में जो डिफरेंशिएटेड वाली बात है, वो उस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। जो डिफरेंशिएटेड है वो उस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, ना कि प्राइस का फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो जो यूनिकता हमने दी है, उस यूनिकता को इतना भुनाए, इतना उसको हाइपर करें कि हमारा कंपटीशन उस यूनिकता के साथ हो, ना कि प्राइस के साथ हो। हमारा बायस प्राइस ना देखिए बल्कि वो यूनिकता देखिए। ये करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ठीक है। They do this in a variety of ways, such as advertising the difference or adding some frills. Take for instance, firm producing washing powder, surf and debt. With one pack of soap, the company gives a free gift of 1 glass tumbler. अब मान लीजिए कि हम कोई सिर्फ सर्फ बेच रहा है, हमने सर्फ के साथ क्या किया, अगर सर्फ हमारे हमसे खरीदेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, वो जो ऊनी कपड़े धोने वाला होता है उसका क्या नाम है, ऊनी कपड़े धोने के लिए जाते हैं वो लिक्विड, उसका क्या नाम है, ऊनी कपड़े धोने के लिए जो ऊनी कपड़े धोने के लिए जो होता है उसको क्या कहते हैं, लिक्विड जो रहता है ना, वो लिक्विड, ऊनी कपड़े धोने के लिए जो लिक्विड रहता है ना। तो बोला कि अगर हमसे आप सर्फ खरीदेंगे तो ऊनी कपड़े धोने वाला जो लिक्विड है वो हम क्या करेंगे, आपको फ्री दे देंगे। क्या करेंगे, ऊनी कपड़े धोने वाला जो क्या है वो हम क्या करेंगे, आपको फ्री दे देंगे। इजी, हाँ दैट इजी, हम क्या करेंगे, इजी आपको फ्री दे देंगे। तो बोला कि हमें कुछ ना कुछ यूनिकता लानी है। But there are large number of independent sellers and buyers in the market. The relative market share of all sellers are insignificant and more or less equal. That is, seller concentration in the market almost non-existent. There are neither any legal nor any economic barriers against the entry of new firms into the market. New firms are free to enter the market and existing firms are free to leave in the market. आने जाने का भी यहाँ पर भी कोई बैरियर्स ऐसा नहीं होता है। बस वहां क्या होती है, वहां प्रोडक्ट होमोजीनियस नेचर का होता है, यहाँ हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जैसी बात होती है, मतलब प्रोडक्ट में जो कुछ यूनिकता है, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिकता की बात करेगा वो। यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन, उस प्रोडक्ट में जो यूनिकता है, डिफरेंशिएशन है, सेलर चाहता है कि हम उसका फायदा उठाए। क्या करता है सेलर चाहता है कि उसका फायदा उठाए, ना कि प्राइस का। प्राइस के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन उस डिफरेंशिएशन के साथ है। सर सब मोबाइल बना रहे हैं, हम ऐसा मोबाइल बना रहे हैं जो कि आप क्या करेंगे, अगर पानी में डुबाएंगे तो वो वाटर प्रूफ है। ये क्या हो गई, यूनिकता हो गई। ये क्या हो गई, यूनिकता हो गई। नहीं तो कुछ ना कुछ यूनिकता देने की बात करता है, जिससे हम क्या करेंगे, अपने एग्जिस्टेंट को उस मार्केट में बनाए रख सके। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, अगर नहीं क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो वहां पर अगर आप यूनिकता काम नहीं करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं है कि जहां पर आप होमोजीनियस गुड्स को बना करके सरवाइव कर लोगे। वहां पर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, वहां पर आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, फिर वही जाना पड़ेगा जहां पर आप पहले से थी। बोला इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन। इसका मतलब है केवल और केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ऐसा गुण है जो परफेक्ट कंपटीशन को और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच होता है। वो है कौन सा,
वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वो क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब यहां पर दो चीजें आएंगी फिर, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। कौन सी आएंगी? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो बोला अगर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की फॉर्म की बात करेंगे तो द शॉर्ट रन फॉर्म्स कैन यूजुअली गेन सम एबनॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर फॉर्म क्या करेंगी? एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी। बट ओवर द लॉन्ग रन अदर फॉर्म्स एंटरिंग द मार्केट ड्यू टू द लो एंट्री बैरियर्स विल कंपीट, मेक द प्राइस लोअर। ठीक है, यहां अगर शॉर्ट रन की बात करेंगे, मान लीजिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके आप मार्केट में आ गए बेचने के लिए कि भैया हमारा मोबाइल जो है वो वाटर प्रूफ है, तो लोग आपको क्या कहेगा? भाई इससे बढ़िया फोन आया ही नहीं है अभी तक, चलो इसको जो पैसा मांगता है इसको दे दो। 20,000 का फोन मांगता है, 20,000 दे दो फटाफट, तो आप जम के कमाएंगे। लेकिन ये चीज सिर्फ शॉर्ट रन में हो सकती है, क्योंकि जैसे ही लंबे समय में फट से कोई देखेगा, कोई दूसरा आपको देखेगा कि भैया इसने वाटर प्रूफ फॉर्म बनाया, फोन बनाया है और ये इतना पैसा कमा रहा है, तो एक काम करो हम भी फोन बनाते हैं जो कि वाटर प्रूफ हो। क्या वो वाटर प्रूफ हो, और इसने जो क्या दिया है वाटर प्रूफ की कैपेसिटी है उससे हम बढ़ा कर देंगे। तो जैसे ही लॉन्ग रन में जाएंगे तो अब आपको क्या करना? प्राइस घटाना पड़ेगा। अब आपको प्राइस घटाना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट रन में वही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा कर देगा, लेकिन वही लॉन्ग रन में आकर के वो क्या करेगा? आपको प्राइस वहां पर कम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्राइस वहां पर कम करने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है। क्लियर? नहीं ना, प्राइस वहां पर क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। अगली है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द फर्म। बोला इन द लॉन्ग रन देयर आर नो एबनॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स but many small firms that will compete for profit, thus drive price down. Also low entry barriers means new firms will enter the market and further add competition. क्योंकि भाई अगर लो एंट्री बैरियर्स है तो क्या करेगा? जो फर्म्स हैं वो क्या करेंगी? एंट्री करेंगी, और जैसे एंट्री करेंगे तो जो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो अब क्या बदल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर बदल जाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये याद रखना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन ही है, लेकिन यहां पर वो दो चीजें हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं पाई जाती है। पहली चीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर एक सेलर या हर एक फॉर्म ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जिसमें कुछ ना कुछ यूनिकता हो, जो अदर से बिल्कुल भिन्न रहता हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहती है, ऐसा प्रोडक्ट पर काम करती है। दूसरा प्राइस, नॉन प्राइस कंपटीशन। यहां पर जो कंपटीशन होता है प्राइस का नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का होता है। यहां शॉर्ट रन में हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि जैसे कोई यूनिक चीज लेकर के मार्केट में एंट्री मारे, भाई हमारा सामान बूम से बिकना शुरू होगा और हम ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, जितना हम सोच नहीं सकते। लेकिन वो केवल शॉर्ट रन तक ही चलेंगी। जैसे ही लॉन्ग रन में आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? लॉन्ग रन में आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वहां पर प्राइस आपको डाउन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? नॉर्मल प्राइस आपको डाउन करने पड़ेंगे। तो एबनॉर्मल की जगह अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, या इवन ये भी नहीं हो सकता कि आप कमा भी नहीं सकते। तो कहता है कि जब भी कोई यूनिक चीज लाओ उसको फटाफट जितना जल्दी बेच सको बेचो, क्योंकि जैसे ही उस पर किसी दूसरे का ध्यान पड़ेगा तो वो क्या करेगा? वो भी एंट्री करना शुरू करेगा, और जैसे ही एंट्री करना शुरू करेगा तो आपको निश्चित रूप से क्या करने? प्राइस घटाने ही पड़ेंगे। प्राइस क्या करने पड़ेंगे? प्राइस घटाने ही पड़ेंगे, प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या कहते हैं उसको? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर? चलिए दो हो चुकी हैं, दो हो चुकी हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तीसरी है आपको ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, क्या है? ओलिगोपोली मार्केट। 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओलिगोपोली मार्केट आज खत्म करके जाएंगे भाई। ओलिगोपोली, मोनोपोली और प्राइसिंग स्ट्रेटजी।
बात करते हैं किसकी, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, दो मार्केट फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगली जो हमारी फॉर्म्स है वो क्या है, ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, बोला ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फॉर्म्स सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इट इज डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। अब यहां पर पॉइंट आउट कर पाना बहुत डिफरेंट होता है, कुछ होमोजीनियस बेच रहा है, कुछ डिफरेंशिएटेड बेच रहा है। देयर मे बी 3, 4 और 5 फॉर्म्स, यहां पर 3, 4, 5 फॉर्म्स है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। इसको एक नाम और देते हैं, कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, मतलब कुछ व्यक्तियों के बीच का जो कॉम्पिटिशन होता है, जहां पर कुछ सेलर अपने बीच में, मतलब फ्यू सेलर्स के बीच का जो कंपटीशन होता है, उसी को कहते हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। मतलब कंपटीशन ऑफ फ्यू सेलर्स क्या करेंगे, आपस में मार करेंगे। अब जैसे हम बात करें अभी हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है, हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, उसमें कौन कौन है, तो भैया क्या है, एक एयरटेल है, पहला जियो है, कौन सा है, जियो, एयरटेल, जियो, एयरटेल, और कौन सा है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया। तो भाई 3 बड़े बड़े दिग्गज टेलीकॉम सेक्टर में हैं, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, और इसको भी कह सकते हैं बीएसएनएल भी कह सकते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब चार ही लोग हैं। अब इन चारों के बीच में एक फ्यू सेलर्स के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, नहीं मार्केट के अंदर, उसी को कहते हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। बोला कि विद ओनली अ फ्यू फॉर्म्स इन द मार्केट द एक्शन ऑफ फॉर्म इज लाइकली टू अफेक्ट द अदर्स। एक का एक्शन दूसरे को अफेक्ट करना है। बोला कि यहां पर कुछ ही सेलर्स होंगे, 4-5 सेलर्स होंगे, फॉर्म्स होंगे जो इस मार्केट में है। दूसरा, एक का डिसीजन दूसरे पर बहुत भारी पड़ेगा, एक का डिसीजन दूसरे पर बहुत भारी पड़ेगा, है ना। दो बोला कि एन विद ओनली द एक्शन ऑफ द फॉर्म इज लाइकली टू अफेक्ट द अदर्स, एंड ओलिगोपोली इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आइदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट। और ओलिगोपोली मार्केट के अंदर दोनों चीजें रहेंगी, कौन सी रहेंगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी रहेंगी और हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट भी रहेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट भी रहेंगी और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, मतलब दोनों तरह के प्रोडक्ट्स यहां पर रहेंगे, किसमें, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। किसके अंदर, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। क्लियर बात, किसके अंदर, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर दोनों तरह के क्या होंगे, दोनों तरह के गुड्स वहां पर मौजूद होंगे, चाहे वो क्या हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो, क्या हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, और क्या हो, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो। नहीं, अब इस पे 3 तरह के, मतलब सॉरी 2 तरह की ओलिगोपोली पाई जाती हैं। नहीं, ओलिगोपोली का समझे कि मतलब जो फॉर्म्स होंगे मार्केट में, जो बेचने वाले सेलर्स होंगे वो कुछ फ्यू हुई होंगे और उन्हीं के बीच कंपटीशन चल रहा होगा। नहीं, कुछ ही फॉर्म्स होंगे और उन्हीं के बीच क्या चल रहा होगा, कंपटीशन चल रहा होगा। तो जैसे ये इस तरह की बातें होंगी तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, ओलिगोपोली वाली बात कह रहा है। क्या कर रहा है, ओलिगोपोली वाली बात बिल्कुल कह रहा है। ये तो हमें परफेक्टली दिमाग में क्या करनी है, समझ जानी है। अंडरस्टैंड, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब देखना है कि भाई उसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट होंगे, होमोजीनियस भी होगा और हेट्रोजीनियस भी होगा, होमोजीनियस भी होगा और हेट्रोजीनियस भी होगा, हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी होगा। अब यहां पर 2 तरह की ओलिगोपोली पाई जाती है। पहला होता है प्योर और दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड। प्योर कहने का मतलब प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिनियम, सीमेंट, कॉपर, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गई प्योर ओलिगोपोली। डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का मतलब होता है कौन सा, इज फाउंड अमंग प्रोड्यूसर ऑफ सच कंज्यूमर गुड्स एज ऑटोमोबाइल्स, सिगरेट, सोप, डिटर्जेंट्स, टीवी, रबर टायर्स, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली।
क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज है ना। देखिए मोनोपोलिस्टिक में क्या था, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसा फ्रिज बना रहे हैं जिसमें क्या होगा 5 मिनट में आइस हो जाएगा, कोई 10 मिनट में आइस वाला बनाने वाला बना रहा है, मतलब इस तरह की तमाम बातें वो कह रहा है अपने रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो भाई जैसे इस तरह के प्रोडक्ट की बात हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफरेंशिएटेड, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली हो जाएगा। प्योर ओलिगोपोली का मतलब हो गया जिसमें बस 5-8, जैसे अभी हमने बात की टेलीकॉम सेक्टर की, ये क्या है, तो इसको कह सकते हो सर प्योर ओलिगोपोली मार्केट, प्योर ओलिगोपोली मार्केट कह सकते हो। नहीं तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वाली जब भी बात होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली और प्योर ओलिगोपोली। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट का, ओलिगोपोली मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इन एडिशन टू फ्यूनेस ऑफ सेलर्स, मोस्ट ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री हैव several common characteristics which are explained below. Interdependence, यहां पर पहली जो चीज होंगी वो क्या होंगी, इंटरडिपेंडेंस। क्या होंगी, इंटरडिपेंडेंस। पहली चीज क्या होंगी, इंटरडिपेंडेंस होंगी। There is a recognized interdependence among the sellers in the oligopolistic market, मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेलर, मतलब सेलर्स के बीच में इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। अब ये इंटरडिपेंडेंसी क्या है इसको समझेंगे। ईच ओलिगोपोलिस्टिक रन नो दैट चेंज इन इट्स प्राइस, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स etc may lead to counter moves by rivals. Thus every move by one seller leads to counter move by others. मतलब जैसे ही एक किसी के द्वारा, मतलब एक सेलर के द्वारा कोई मूव किया जाएगा, कोई स्टेप लिया जाएगा, तो उसका काउंटर मूव, मतलब उसका प्रत्युत्तर दूसरा सेलर तैयार रखेगा। इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। मतलब ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो फॉर्म्स होती हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ओलिगोपोलिस्टिक का, वो है इंटरडिपेंडेंस। क्या है, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि एक का नहीं, एक का किया काम, मतलब एक का एक मूव जो है, एक सेलर कोई मूव करता है, मतलब कोई स्टेप लेता है, तो उसका काउंटर मूव तैयार रहेगा। उसका क्या रहेगा, उसका काउंटर मूव दूसरे सेलर के द्वारा तैयार रहेगा। उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। ये लाइन जरूर याद रखना है। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब कि अगर एक सेलर के एवरी मूव बाय वन सेलर लीड्स टू काउंटर मूव बाय अदर्स, दूसरा काउंटर मूव करेगा। अगली है एडवर्टाइजमेंट। दूसरी क्या है, एडवर्टाइजमेंट। अगली क्या है, एडवर्टाइजमेंट। द मेन रीजन फॉर दिस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, इस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी का इन डिसीजन मेकिंग इज दैट वन प्रोड्यूसर फॉर्च्यून्स are dependent on the policies and fortunes of the other producers in the industry. It is for this reason that oligopolistic firms spend much on advertisement and customer service. For example, if all oligopolistic continue to spend a lot of advertising their products and one seller does not match up with them, he will find his customers gradually going in for his rival product. मतलब यहां पर एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। देखेंगे इस ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स का एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, खूब एडवर्टाइजमेंट करता है, और भाई दूसरा भी खूब एडवर्टाइज कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम एडवर्टाइज नहीं किए ना, तो मेरा जो, मतलब मेरा जो राइवल है, मेरा जो प्रतिद्वंदी है, मेरा जितना भी क्या है, जितना भी हमारा कस्टमर है, वो सब कहां पहुंच जाएगा, हमारे राइवल के पास पहुंच जाएगा। वो मानता है कि अगर हम क्या किया, एडवर्टाइज नहीं किए, तो मेरा जितना राइवल है वो सब वहां पहुंच जाएगा। तो जितना ये करता है उसका दुगुना वो भी करता है, जितना ये करता है उसका दुगुना वो भी कर रहा है। कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर अपने आप को क्या रखें, ऊपर रखें। सब चाहता है क्या करें, हम अपने आप को क्या रखें, ऊपर रखें। बस समझे, क्या करना है, ऊपर रखना, नहीं तो हमारा कस्टमर उसके पास चला जाएगा। अगला है कंपटीशन। अगला क्या है, कंपटीशन। दिस लीड टू अनदर फीचर ऑफ द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, द प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन। Since under oligopoly there are few sellers, a move by one seller immediately affect the rivals. So each seller is always on the alert and keeps a close watch over the moves of its rival. मतलब यहां पर जैसे ही एक मूव करेगा दूसरे का उस पर इफेक्ट आएगा, इसीलिए वो एक दूसरे के बाद बिल्कुल नजर कराए रहते कि भाई वो अगला वाला क्या कर रहा है, अगला वाला जो कर रहा है उसका तुरंत मूव हमको भी करना है। In order to have counter move, this leads to intense competition on the basis of advertisement, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, बेटर सर्विस डिलीवरी एक्सेट्रा। इन तमाम चीजों को क्या करता है, कॉम्पिटिशन की जो भावना होती है वो किस पर रहती है, एडवर्टाइजमेंट पर रहती है। क्वालिटी को इंप्रूव करना है,
कॉस्ट को रिड्यूस रखना है, बेटर सर्विस प्रोवाइड करना है, बेटर डिलीवरी देनी है, ये तमाम चीजें वहां पर दी गई रहती है। अगली है बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स। क्या आती है? बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स। As there is a keen competition in an oligopolistic industry, there are no barriers to entry or exit from in legal sense. मतलब कोई legal sense में entry और exit की बात नहीं रहता है. However, in the long run, there are some other types of barriers to entry which tend to restrain new firms from entering the industry. Barriers की बात नहीं रहती है. Interdeterminate demand curve. It is not easy to trace the demand curve. यहाँ पर demand curve को trace करना easy नहीं है. For the product of an oligopolistic oligopolist. Since under oligopoly, the exact behavior pattern of a producer cannot be ascertained with the certainty. His demand curve cannot be drawn accurately and with the definiteness. मतलब इसके डिमांड कर्व को बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व. अगला है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली. प्राइस को कैसे ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस को कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं नहीं? तो उसमें होता है सबसे पहले नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली और दूसरा होता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली. पहले जानेंगे. बोला विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली इन द बैकग्राउंड वी स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट बाय ओलिगोपोलिस्टिक फर्म. नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली. नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली. Sweezy model of Kincaid demand curve. Sweezy assumed that if the oligopolistic firm lower its price, the rival will react by matching that price cut in order to avoid losing their customers. Sweezy model कहता है उनमें, Sweezy model कहता है कि जैसे ही oligopolistic में कोई दूसरा फर्म प्राइस को कम कर रहा है, तो पहले कोई फर्म प्राइस को कम कर रहा है तो उसका जो राइवल है, दूसरा कोई फर्म जो राइवल है वो भी क्या करेगा, उस प्राइस को कम करेगा, अपने प्राइस को भी कम करेगा ताकि हम उस प्राइस से अपने आप को मैच कर पाए. क्योंकि अगर उस प्राइस से अपने आप को मैच नहीं कर पाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, सारे कस्टमर किसके पास, सारे कस्टमर चले जाएंगे उसके राइवल के पास चले जाएंगे. तो वो चाहता है क्या कि हम क्या करें, उस प्राइस को मैच कर सके, इसलिए वो क्या करेगा, लूज करेगा प्राइस. Kincaid demand curve from oligopolistic. The oligopolistic faces a Kincaid demand curve because of competition from other oligopolistic in the market. If the oligopolistic increase its price above the equilibrium price, it is assumed that the other oligopolistic in the market will not follow with price increase their own. भाई यहां पर एक बहुत बड़ी खराबी रहती है कि अगर कोई दूसरा फर्म प्राइस बढ़ा रहा है तो आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, आपको प्राइस वही रखना पड़ेगा. लेकिन दूसरा कोई फर्म प्राइस घटा रहा है तो आपको भी प्राइस घटाना पड़ेगा, नहीं तो सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे. इसमें बड़ी परेशानी होती है. प्राइस बढ़ा नहीं सकते लेकिन प्राइस घटाना पड़ जाएगा. प्राइस बढ़ा नहीं सकते बल्कि प्राइस घटाना जरूर पड़ जाएगा. ठीक है. If the oligopolistic reduce its price below P, it is assumed that its competitors will follow suit and reduce their price as well. ठीक है. इसको कहते हैं किनकिड डिमांड कर्व. स्वीजी एंड किनकिड डिमांड कर्व कहता है कि मान लीजिए ओलिगोपोलिस्टिक फर्म की अगर हम बात करें, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट की हम बात करें, तो कोई एक फर्म प्राइस अगर अपन बढ़ा रहा है तो दूसरा फर्म क्या करेगा, प्राइस अपना नहीं बढ़ाएगा. वो क्या करेगा, प्राइस अपना नहीं बढ़ाएगा, प्राइस उतना ही रखेगा. लेकिन अगर प्राइस घटा रहा है तो उसको भी घटा कर उतने प्राइस तक लाने पड़ेंगे. यहाँ पर इस टाइम बड़ा क्या हो जाता है, बड़ी असमंजस हो जाती है कि प्राइस बढ़ा नहीं सकते लेकिन प्राइस घटाना जरूर पड़ेगा. प्राइस बढ़ा नहीं सकते बल्कि प्राइस घटाना जरूर पड़ेगा. इस समय बड़ी परेशानी हो जाती है ना. चलिए अगला है कोल्यूसिव ओलिगोपोली. कौन सा, कोल्यूसिव ओलिगोपोली. Collusive oligopoly is a situation in which firms in a particular industry decide to join together as a single unit for the purpose of maximize their joint profit and to renegotiate among themselves so as to share the market. Collusive oligopoly का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहां फर्म चाहती हैं कि भाई हम सब एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को अपने में क्या कर लेते हैं, समा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ताकि हम अच्छे से क्या कर सके, ज्वाइंट प्रॉफिट अच्छे से खूब मिल करके प्रॉफिट्स कमा सके. और हमारे पास जो है वो दूसरे के पास है, वो दोनों को निगोशिएट करके एक दूसरे के साथ मैच भी कर पाए. क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आप को मैच भी कर पाए. इसको कहते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली. क्या कहते हैं इसको, कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं. क्या कहते हैं, कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं. अगला है कार्टल्स.
A cartel is an association of independent firms within the same industry. The cartel follow common policy relating to price, output, sales and profit maximization. अब जो कोल्यूसिव है वो दो प्रकार की हो जाएंगे, एक हो जाएंगे किसकी, कार्टल्स। कार्टल्स का मतलब होता है सेम इंडस्ट्री में अपने आप को क्या करना, एसोसिएट करना, एक दूसरे के साथ जोड़ लेना, उसको कहते हैं कार्टल। क्या कहते हैं उसको, कार्टल। अगली है प्राइस लीडरशिप। मतलब प्राइस लीडरशिप इज अ परफेक्ट कोल्यूजन अमॉन्ग द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म इन इंडस्ट्री when all the firms follow the lead of one big firm. If the products are homogeneous, a uniform price is established. In case of differentiated product, also price can be uniform. Whatever price changes take places, the leader announces from time to time and the other firm follow him. अब यहाँ पर एक प्राइस दो देखिए, कोल्यूसिव से बात करेंगे दो होगा, कार्टल होगा तो सब कॉमन पॉलिसी को फॉलो कर लेंगे, और उसी हिसाब से क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। जैसे सब्जी वाली सब जो आती है तो सबसे पहले सब्जी उतारेगी और वहां पर एक कार्टल बना लेती है अपने बीच में एक दूसरे को बोल देती है कि भाई इसका प्राइस यही रखना है, इससे कम में नहीं बेचना है, नहीं ज्यादा में बेचना है ना। लेकिन इसको कहेंगे क्या, कार्टल्स कहेंगे। तो उसने क्या कर लिया, कॉमन पॉलिसी को फॉलो कर ली है। अब अगर प्राइस लीडरशिप को फॉलो करेंगे, मान लो वहां पर एक बड़ा सब्जी वाला दुकान वाला है, बोला कि देखो हम प्राइस डिसाइड करेंगे और जो प्राइस डिसाइड करेंगे तुमको लेना पड़ेगा। तो इस तरह के कोल्यूसिव को क्या कहते हैं, प्राइस लीडरशिप कहते हैं। इस तरह कोल्यूसिव को क्या कहते हैं, प्राइस लीडरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राइस लीडरशिप कहा जाता है। क्लियर, उसको क्या कहता है, प्राइस लीडरशिप। कोल्यूसिव में दो आ जाएंगे, कौन सा, कार्टल्स एंड प्राइस लीडरशिप। एंड नॉन कोल्यूसिव में क्या आ जाएगा, स्वीजी मॉडल ऑफ किनकी डिमांड कर्व। स्वीजी मॉडल ऑफ किनकी डिमांड कर्व। क्लियर, दाम बढ़ाएगा, अगर प्राइस जितना है उसे दाम घटाएगा तो घटाना पड़ेगा अपने को भी, क्योंकि प्राइस को मैचअप करना है। अगर प्राइस बढ़ाएगा तो प्राइस हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, सेम चीजें अगला जब नॉन कोल्यूसिव में पढ़ा, कार्टल्स पढ़ा और प्राइस लीडरशिप कहा। कार्टल्स का मतलब सब एक दूसरे के साथ जुड़ करके एसोसिएशन बना लेंगे और कॉमन पॉलिसी को फॉलो करके काम करेंगे। प्राइस लीडरशिप का मतलब जो उस मार्केट के अंदर बड़ा फर्म है वो क्या करेगा, एक प्राइस अनाउंस करेगा और उसी प्राइस पॉइंट के ऊपर सब क्या करेगा, काम करेंगे। इसको कहते हैं प्राइस लीडरशिप। क्या कहते हैं इसको, प्राइस लीडरशिप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा और लास्ट है हमारा स्ट्रक्चर में, कौन सी, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब जहां पर हम ही राजा हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, उसको कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं इसको, मोनोपोली कहा जाता है। क्लियर, सबसे मोनोपोली के बारे में बोला, मोनोपोली मार्केट इज वन इन विच देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहां पर केवल एक सेलर होता है और उस प्रोडक्ट के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। केवल एक सेलर होता है और उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। इस तरह के मार्केट को क्या कहा जाएगा, मोनोपोली मार्केट। क्या कहा जाएगा उसको, मोनोपोली मार्केट। ठीक है, with there is only one seller of the product having no close substitute, the cross elasticity of demand of a monopolized product is either zero or negative. अगर हम डिमांड करके किसी भी मतलब इसके मोनोपोली मार्केट के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब बात करेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब किसी प्राइस बढ़ रहा है ए का, डिमांड बढ़ रही है बी की। प्राइस बढ़ रहा है गुड्स ए का और डिमांड किसकी बढ़ रही है, गुड्स बी की डिमांड बढ़ रही है। इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बोला द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए मोनोपोलाइज्ड प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और नेगेटिव, देयर बीइंग ओनली वन फॉर्म। यहां पर केवल क्या होंगी, एक ही फॉर्म होंगी। प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। यहां पर केवल वो एक फॉर्म रहती है। मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर नॉट द प्राइस टेकर। मोनोपोली क्या होता है, प्राइस मेकर होता है ना कि प्राइस टेकर होता है। मतलब हम जो प्राइस बनाएंगे वही प्राइस है, बाकी सारी चीजें नहीं है। ये क्या होता है, प्राइस मेकर कहलाता है। मोनोपोली के अंदर जो फॉर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है ना कि प्राइस टेकर होती है। वही अगर परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट की बात करेंगे तो वो प्राइस टेकर होता है ना कि प्राइस मेकर होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के कुछ फीचर्स बोला, वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। इन केस ऑफ मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मोनोपोली की बात करते हैं, केवल यहां पर क्या रहेगा, एक सेलर रहेगा। ही मे बी सोल प्रोप्राइटर और अ पार्टनरशिप फर्म और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और स्टेट इंटरप्राइजेस। अगर मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं, वन सेलर इज मतलब देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, केवल वहां पर क्या रहेंगे, एक ही सेलर, प्रोडक्ट के केवल एक ही सेलर होंगे। ही मे बी सोल प्रोप्राइटर, वो सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं,
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, स्टेट इंटरप्राइजेस हो सकती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। द फर्म इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट प्राइस टेकर। वहां फर्म क्या रहेंगी, प्राइस मेकर होंगी, ना कि प्राइस टेकर होंगी। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है फर्म एंड इंडस्ट्री, और बार बार आप यूज कर रहे हैं फर्म और इंडस्ट्री, फर्म और इंडस्ट्री बात कर रहे हैं। तो बोला कि यहां पर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला एक ही है ना, बनाने वाला क्या है, एक ही है। अब जैसे हम बात करते क्या, देखिए हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल की। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल क्या है, एक इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल क्या है, एक इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल क्या है, एक इंडस्ट्री है। और इसके अंदर जो अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे मारुति सुजुकी, एमजी हेक्टर, अगला किया, टाटा, फोर्ड, टोयोटा। तो भाई ऑटोमोबाइल जो हुई इंडस्ट्री हुई, और इसके अंदर जो अलग अलग कंपनियां गाड़ी बना रही हैं, किया बना रही हैं, एमजी बना रही हैं, एमएस बना रही हैं, मारुति सुजुकी बना रही है, टाटा बना रही है, फोर्ड बना रही हैं, है ना, ये सभी की सभी क्या कहलाएंगी, फर्म कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, फर्म कहलाएंगी। अभी हमने बात की टेलीकॉम इंडस्ट्री की। टेलीकॉम क्या है, एक इंडस्ट्री है। टेलीकॉम क्या है, इंडस्ट्री है। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो बीएसएनएल है वो क्या है, एक फर्म है। जियो क्या है, एक फर्म है। एयरटेल क्या है, एक फर्म है। तो ये सारी क्या है, फर्म है, फर्म। ये क्या है, सारी की सारी फर्म्स है। और वो जिस के अंतर्गत, जिस सेक्टर के अंतर्गत काम करती है, वो क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्री। वो क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्री। तो बोला कि यहां पर वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, जब एक ही सेलर है प्रोडक्ट का, तो वही फर्म होगा और वही इंडस्ट्री होंगी। जब एक ही बनाने वाला तो वही फर्म होंगे और वही इंडस्ट्री होंगी। इसीलिए लिखा गया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री। यहां पर फर्म्स और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है। अगला है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहां पर किसी उस वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, तभी तो मोनोपोली ना। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म को एंट्री करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कंपटीशन। वन एंड ओनली वन फॉर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस। देयर आर नो राइवल्स, नो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ द फॉर्म। कोई राइवल नहीं है, कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है। नो अदर सेलर्स कैन एंटर इन अ मार्केट फॉर वॉट एवर रीजंस, लीगल, टेक्निकल और इकोनॉमिक। कोई भी मतलब नो अदर सेलर, मतलब कोई सेलर मार्केट के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। रीजंस लीगल, टेक्निकल और इकोनॉमिक, कोई भी रीजंस हो। अगला है मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट क्या होती हैं, प्राइस मेकर होती हैं। मोनोपोलिस्ट क्या होती हैं, प्राइस मेकर होती हैं। मोनोपोलिस्ट क्या होती हैं, प्राइस मेकर होती हैं। He tries to take the best of whatever demand and cost condition exist without the fear of new firms entering to compete away his profit. Since all of the firms sell the identical product, the individual sellers are not distinctive. Buyers care slowly about finding the seller with the lowest price. Monopolist will go on producing as long as MR MC से ज्यादा होगा, MR is greater than MC. Accordingly, the standard definition of market power is to define is at the divergence between price and marginal cost. Expressed relative to price in mathematical terms, we will define L बराबर P minus MC. L बराबर P minus MC. ठीक है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L। और यही क्या करेगा, मार्केट पावर को डिफाइन करेगा। क्या करेगा, मार्केट पावर को डिफाइन करेगा। क्या करेगा, मार्केट पावर को डिफाइन करेगा। ये थी हमारी कौन सी, मोनोपोली। क्या थी हमारी, मोनोपोली, या उसको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, सॉरी मोनोपोलिस्ट कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको, मोनोपोलिस्ट कह सकते हैं। जैसे मोनोपोलिस्टिक कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर सब कुछ बदल जाएंगे। हम क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे मोनोपोली। क्या कहेंगे इसको, मोनोपोली कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मोनोपोली कहेंगे, है ना, क्लियर। चलिए अगली है लास्ट टॉपिक, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइसिंग की क्या स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में दिया हुआ। क्या दिया हुआ, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट। यहां से भी एक प्रश्न कभी कभी निकाल के लिए जाते हैं कि पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग क्या होता है,
कंपटीशन प्राइसिंग क्या होती है, इन तमाम तरह के क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। हमेशा तो फॉलोइंग में रखा जाए, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम एक दो करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पहला क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। बोला here the organization set a low price to increase sales and market shares। मतलब यदि कोई फॉर्म लो प्राइस सेट करती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके, ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके, उसे क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहेंगे। वंस मार्केट शेयर हैज बीन कैप्चर्ड द फॉर्म मे वेल देन इंक्रीज देयर प्राइस। ठीक है, और जैसे ही मार्केट को कैप्चर कर लिए अब हम अपना प्राइस बढ़ा देंगे। इसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्या कहते हैं इसको, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पहले प्राइस को कम रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर लें। एक बार मार्केट शेयर कैप्चर हो गया, एक बार सारी मार्केट कैप्चर कर ली हमने, अब क्या करनी है पता है, अब क्या करनी है, तो अब प्राइस को बढ़ा देना है ताकि उसको उस समय का लॉस को आज के प्रॉफिट में हम क्या कर लें, सेट कर लें। जैसा कि जियो ने किया था, बिल्कुल फ्री, उसके बाद फ्री के बाद जैसे प्राइस बढ़ा कुछ कस्टमर भाग गए, फिर उसने क्या कर दाम सस्ता करके धीरे 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 आज कितनी महंगी कर दी है। इसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसको क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। एग्जांपल, अ टेलीविजन सैटेलाइट कंपनी सेट अ लो प्राइस टू गेट सब्सक्राइबर्स, इंक्रीज देयर प्राइस एज देयर कस्टमर बेस इंक्रीजेस। जैसे कस्टमर इंक्रीज होंगे तो प्राइस बढ़ा देंगे। अगला है स्कीमिंग प्राइसिंग। अगली क्या है, स्कीमिंग प्राइसिंग। The organization set an initial high price, then slowly lower the price to make the product available at the wider market. The objective is to skim profits of the market layer by layer. इसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है कि यहां पर सबसे पहले हाई प्राइस सेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हाई प्राइस सेट किया जाएगा। वो चाहता है कि जब तक इस तरह की वस्तु मार्केट में और भी आए, फैले, तब तक उस मार्केट से जितना चाहे हम वहां पर प्रॉफिट, अपना लेयर बाय लेयर प्रॉफिट निकाल लें, स्कीम कर लें, वहां से निकाल लें प्रॉफिट। उसके बाद लोअर भी होगा, चलेगा। उसके बाद दाम घटाने पड़ेंगे तो भी क्या करेगा, चलाएगा। जैसा अभी ओलिगोपोली में कहे ना, ओलिगोपोली में क्या कहे कि कोई जैसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे तो फॉर्म क्या चाहता है, शॉर्ट रन में कि ज्यादा से ज्यादा उसको बेचे, और वो बिकता भी है। ज्यादा से ज्यादा बेच करके वो चाहता है कि हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कंप्लीट कर लें। जैसे ही लॉन्ग रन में जाएगा तो वो क्या होंगी, वो चीज फिर कोई दूसरी कंपनी इंट्रोड्यूस करेगा या उससे बढ़िया कर सकता है, तो आपको उसमें प्राइस आप ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते हैं, बाकी प्राइस घटाना ही पड़ जाएगा, ना कि बढ़ा सकते हैं। बात समझे, तो उसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। क्या कहते हैं उसको, स्कीमिंग प्राइसिंग। अगला है कंपटीशन प्राइसिंग। अगली क्या है, कंपटीशन प्राइसिंग। कंपटीशन प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे, बोला सेटिंग अ प्राइस इन अ कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखकर जो प्राइस सेट किए जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखकर जो प्राइस सेट किए जाते हैं, उसको कहते हैं कंपटीशन प्राइसिंग कहते हैं। इन रियलिटी अ फर्म हैज 3 ऑप्शंस। अगर रियलिटी में बात करें तो फर्म के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस हैं। दीज आर टू प्राइस लोअर, प्राइस को लो कर दें, प्राइस द सेम, सेम रखें, और प्राइस हायर द कॉम्पिटिटर्स। जैसे कंपटीशन प्राइसिंग की बात आती है और लोग कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख करके प्राइसिंग सेट करते हैं, तो वहां पर 3 चीजें आती हैं। या हम प्राइस को लो कर दें, प्राइस को सेम रखें, और अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस को ज्यादा रखें। तीनों चीज इंपैक्ट करेगा, तीनों चीज इंपैक्ट करेगा। प्राइस लो रखना भी, प्राइस सेम रखना भी, और प्राइस क्या करना, प्राइस ज्यादा भी रखना। लेकिन उस सबके लिए कंडीशंस अलग हो जाएंगे। अगर आपका जैसा प्रोडक्ट है उसी तरह से कॉम्पिटिटर का भी है ना, उसी तरह की टेक्नोलॉजी, उसी तरह का सब कुछ फीचर्स है, तो आपको प्राइस सेम रखनी चाहिए। अगर आप उससे कुछ लोअर आप है, मान लीजिए वो डिजिटल दे रहा है, आप मैनुअल दे रहे हैं, तो आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन वो मैनुअल दे रहा है और आप डिजिटल दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्राइस ज्यादा रखना चाहिए। तो बोला कि अगर कंपटीशन प्राइसिंग की बात करेंगे तो वहां पर 3 ऑप्शंस एक सेलर के पास रहती हैं, प्राइस को लो करना, प्राइस को सेम रखना, और प्राइस को हायर करना कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अगली हमारी कौन सी प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग, द प्राइस इज सेट हाई टू इंडिकेट द प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिव। प्राइस को बहुत ज्यादा रखना ताकि प्रोडक्ट क्या लगे, एक्सक्लूसिव लगे। क्या करें, प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव लगे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं हार्ले डेविडसन का, यहां पर क्या बात करते हैं, हार्ले डेविडसन का। हार्ले डेविडसन बाइक है। राडो वॉच का,
तो भाई जैसे अभी जो सेरेमनी हुई थी मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी जी का, तो उन्होंने 18 करोड़ की वॉच पहनी हुई थी। दैट्स कॉल्ड प्रीमियम प्राइसिंग, मोस्ट प्रीमियम, एक्सक्लूसिव, ताकि ऐसा प्रोडक्ट कोई है नहीं, कोई दूसरा पहना नहीं है। 18 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ घड़ी है, ऐसा कहते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। अगला है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। The seller will be consider the psychology of price and the positioning of price within the marketplace. जैसे 999, अब 999 सुनते हैं ना तो लोगों को लगता है कि 900 प्राइस है। अब जैसे कहें कि 1000 तो उसको लगेगा वो 1000 प्राइस है। 199 उसको लगेगा 100 के लमसम 100 के कुछ बोल रहा है। जैसे बोलेंगे 200 बोलेंगे 200, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अगली है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग। कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग बोला, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कैप्टिव मार्केट प्राइसिंग प्रैक्टिस. It refers to a method in which one of two or more complementary products is priced to maximize sales volume, while the complementary products printer ink cartridge as priced as much higher level in order to convert any shortfall sustained by the first product. Complementary pricing क्या करनी? कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग। जैसे गाड़ी का दाम कम रखना, पेट्रोल का दाम बढ़ा देना, प्रिंटर का दाम कम रखना, इंक का दाम बढ़ा के रखना, कार्टेज का दाम ज्यादा रखना, उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग। अगली है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्राइसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद इन द सेम प्रोडक्ट रेंज एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट। प्राइसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग विद इन द सेम प्रोडक्ट के अंदर रेंज एज डिफरेंट प्राइस ऑप्शन। डीवीडी मैन्युफैक्चर ऑफरिंग डिफरेंट डीवीडी रिकॉर्डर्स विद द डिफरेंट फीचर्स एट डिफरेंट प्राइस। नहीं, जैसे हार्ड डिस्क की बात करें एचडी की एंड नॉन एचडी वर्जन, जैसे डीवीडी की बात करें तो भाई डीवीडी सब रिकॉर्डर है डीवीडी के, लेकिन कुछ एचडी में है तो उसका ज्यादा प्राइस कर रहा है, कुछ एचडी में नहीं है तो उसका प्राइस कम हो रहा है। अगली है बंडल प्राइसिंग। कौन सी? बंडल प्राइसिंग। अब जैसे बंडल प्राइसिंग का मतलब जैसे क्या हो गया, आप क्या लिए? आप केवल लिए हैं कौन सा? ये बर्गर लिए हैं, लेकिन बर्गर के साथ क्या जोड़ दिया? एक थम्सअप का कोला जोड़ दिया है, नहीं चिली पोटैटो जोड़ दिया है। अब सबका एक जैसा बंडल में प्राइसिंग करता है। क्या करता है उसको? बंडल, उसको कहते हैं बंडल प्राइसिंग। क्या कहते हैं उसको? बंडल प्राइसिंग। अगला कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है ना, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इतना लगा है वो, और एक मार्कअप प्राइस अपना डिसाइड कर लेना, उन दोनों को जोड़ देना, वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अगला है मोनोस्पोनी प्राइसिंग। मोनोस्पोनी रेफर्स टू अ मार्केट विच इज डोमिनेटेड बाय सिंगल बायर। एक ही बायर के द्वारा पूरे मार्केट को डोमिनेट किया जा रहा है, उसे कहते हैं मोनोस्पोनी। A monopoly is the only buyer in the market so that it has the ability to put pressure on the sellers. एक ही सेलर, एक ही बायर है उसका, बायर एक ही। देखिए जब एक से ज्यादा क्या है, नहीं एक से ज्यादा बायर है और एक सेलर है तो उसको कहते हैं मोनोपोली। एक सेलर एक से ज्यादा बायर तो मोनोपोली। भाई बायर ही एक है, क्या है? बायर ही एक है, ओनली बायर इन द मार्केट, एक ही बायर है। तो जब एक ही बायर है तो वो क्या करता है? सेलर पर प्रेशर देता है कि नहीं 200 नहीं 100 देखिए ना, 100 नहीं 90 देखिए ना। तो ये जो प्राइसिंग होती है उसे क्या कहते हैं? मोनोस्पोनी प्राइसिंग होती है। क्या कहती है? मोनोस्पोनी प्राइसिंग होती है। बोला एज अ सेलर कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स टू सेल देयर गुड्स, द बायर हैज द एबिलिटी टू गो एल्सवेयर इफ डज नॉट गेट द प्राइस इट वांट। भाई एक ही बायर है और वही मतलब उस सामान को खरीद सकता, दूसरा कोई खरीद नहीं सकता है, तो सेलर को उस समय मजबूरी हो जाती है कि जो कह रहा है कर दो, क्योंकि अगर नहीं बिका तो कोई खरीदने वाला भी नहीं है। अगली है कौन सी? रिफ्यूज प्राइसिंग। इट रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू अ कस्टमर हु फर्स्ट टाइम रिफ्यूज टू बाय द कंपनी प्रोडक्ट, कहते हैं रिफ्यूज प्राइसिंग। भाई डायरेक्ट लिखता है कि भाई 200 रुपया नहीं 5000 की खरीदी पर 50% तक ऑफ। 50% ऑफ नहीं करता, 50% तक ऑफ। अब तक ऑफ का मतलब हो जाता है कि भाई 2% भी दे सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, क्या देगा 50, क्या छूट देगा वो कोई दिक्कत मतलब कोई पता ही नहीं। उसको कहते हैं रिफ्यूज प्राइसिंग। क्या कहते हैं उसको? रिफ्यूज प्राइसिंग कहते हैं। नहीं, अगला है पीक लोड प्राइसिंग। बोला कि एज अ सेट द प्राइस कमोडिटी अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। जब डिमांड ज्यादा है उस समय की प्राइसिंग, उसको कहते हैं पीक लोड प्राइसिंग।
तो ये सारी हमने पढ़ी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पहले दाम कम रखना है, फिर जैसे जैसे मार्केट सेलर आने लगेगा दाम बढ़ाते जाना है। स्कीमिंग प्राइसिंग, भाई पहले ही दाम बढ़ा कर सारा माल खींच लेना, बाकी जो बचा हुआ है वो अपना है। कंपटीशन प्राइसिंग, कंपटीशन प्राइसिंग का मतलब हो गया कि कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखकर तब जो प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। प्रीमियम, एक्सक्लूसिव, हाईली प्राइस, साइकोलॉजिकल 199, 999, ये सारा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग है ना भाई, इंक का दाम ज्यादा रखना, प्रिंटर का दाम कम कर देना। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, कौन सी? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, सेम प्रोडक्ट रेंज डिफरेंट प्राइस पॉइंट, उसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग, सब चीजों को एक साथ जोड़ करके तब बंडल बना करके तब प्राइसिंग। उसके बाद मोनोस्पनी प्राइसिंग, जहां पर सिंगल बायर उसको क्या कहते हैं? मोनोस्पनी। यहां पर सिंगल बायर उसको कहते हैं क्या? मोनोस्पनी। अब मोनोस्पनी है तो क्या करेगा? सेलर पर दबाव डालेगा, है ना। उसके बाद रिफ्यूज प्राइसिंग, जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है रिफ्यूज करके, उसको रिफ्यूज प्राइसिंग। अगला पीक लोड प्राइसिंग, जैसा समय वैसा क्या दाम होगा। जैसे मान लीजिए संडे को अगर टिकट बुक करे सिनेमा हॉल में, महंगा रहता है, सोमवार को बुक करी तो वही समय पर सस्ता रहता है, क्योंकि संडे छुट्टी का टाइम है, सब कहीं ना कहीं घूमने निकलेंगे, मूवी करने निकलेंगे, तो उस समय डिमांड बढ़ जाती है अचानक, तो उसको कहते हैं, उसका फायदा उठाता है, उसको कहते हैं पीक लोड प्राइसिंग। क्या कहते हैं इसको? पीक लोड प्राइसिंग। ठीक है, चलो आज तक में कोई दिक्कत किन्हीं को भी? कोई समस्या आज वाले कोई सवाल में, कोई आज वाले क्लास में कोई समस्या, कोई दिक्कत तो बताइए। प्राइसिंग वाले में या अलग अलग परफेक्ट कॉम्पिटिशंस वाले में, इसमें कोई दिक्कत है फिर से बता देता हूं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कल कल ये बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? संतोष जी, रोशनी, शिल्पी, शतांजलि, क्या समझ में आया क्लास? मोनोपोली का, ओलिगोपोली का, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, मोनोपोलिस्टिक का। चलो ठीक है, मिलते हैं कल के चैप्टर में, कल वाले चैप्टर में मिलेंगे। कल ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 3, तो 1 और 3 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, और 2 में देखेंगे, 2 में हाथ लगाएंगे। चलो हाँ, कल क्लास होगी ना, कल क्या है?